हाँ ओके, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हमारा टॉपिक होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने एमएस वर्ड पढ़ा था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, जिसमें हम अपने वर्ड की प्रोसेसिंग वगैरह कर सकते थे। उसके बाद आज हम एमएस ऑफिस के अंदर जो हमारा दूसरा टॉपिक है उसको पढ़ेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, इसको स्प्रेडशीट भी बोला जाता है एक्सेल को भी। ठीक है, इस पे आप करते हो अपना डेटा एंट्री का काम, जितना भी कैलकुलेशन का काम होता है वो सारा हम एक्सेल पे करते हैं। हाँ ओके, देखिए आपको वो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज द पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। ठीक है, नॉर्मली आपका एमएस वर्ड की तरह जो एक्सेल है, ये भी आपका ऑफिस जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसी का एक पार्ट है। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज स्प्रेडशीट, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इसको स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। एक्सेल स्प्रेडशीट इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस टूल। ठीक है, काफी एडवांस टूल माना जाता है इसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था कि वर्ड एक बेसिक टूल है, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ये एक एडवांस टूल है फॉर वर्किंग विद रॉ डाटा एंड वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड। ठीक है, नॉर्मली हम इसमें काम कैसे करते हैं, जो भी हमारे पास डेटा होता है, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, कलेक्शन होता है, उसको हम इसमें ऐड ऑन करते हैं। उस डेटा को हम इसमें राइट करते हैं, इसमें कंटेन करते हैं, इसमें हम लिखते हैं अपने डेटा को। एक तरह से डेटा एंट्री का वर्क आपका इजीली सबसे बेस्ट जो होता है सॉफ्टवेयर एक्सेल पे ही किया जाता है, आपका डेटा एंट्री का जितना भी काम होता है। The application looks complicated, way too advanced and like something that would take hours to figure out। ठीक है, देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है एक्सेल, क्योंकि जाहिर सी बात है कैलकुलेशन का काम है तो कॉम्प्लिकेटेड तो होगा ही थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड होने के साथ साथ एक वे टू एडवांस होता है। ठीक है, काफी एडवांस है, अगर आप उसको सीख जाते हो तो काफी एडवांस सॉफ्टवेयर होता है ये। ठीक है, पहला जैसे इसका ऑब्जेक्टिव है एनालाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा, जैसा मैंने पहले बताया आपको कि मेनली हम डेटा को स्टोर करने के लिए इसको यूज करते हैं, पर स्टोर के साथ साथ हम उस डेटा को क्या कर सकते हैं, एनालाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम सर्च वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, उस डेटा को रिलेटेड कोई उससे आउटपुट हमें निकालना है, कुछ से रिजल्ट निकालना है हमें, तो हम वो भी इजीली एनालाइज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट यूज ऑफ एमएस एक्सेल इज दैट यू कैन एनालाइज लार्जर अमाउंट ऑफ डेटा टू डिस्कवर ट्रेंड्स। ठीक है, किसी भी तरह के रिजल्ट या फिर आउटपुट को डिस्कवर करने के लिए, चाहे आपका जो डेटा है वो कितना भी बड़ा हो, कितना ही बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, आप इजीली उसको एनालाइज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एमएस एक्सेल। ठीक है, वर्ड पे आप डेटा को एनालाइज नहीं कर सकते उतनी तरीके से, जितनी तरीके से आप उसको प्रोसेस कर सकते हो, उसको एक तरह से फॉर्मेट कर सकते हो वर्ड पे, पर एक्सेल पे आप उसको एनालाइज भी कर सकते हो। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स एंड चार्ट्स पे आपके ग्राफ एंड चार्ट जो होते हैं वो काफी एडवांस लेवल के होते हैं। ठीक है, तो उनकी मदद से आप इजीली उसको एनालाइज कर सकते हो अपने डेटा को। ओके, नेक्स्ट है आपका एक्सेल टूल मेक योर वर्क इजियर। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस पर काफी एडवांस सॉफ्टवेयर है ये, तो इस पे हमें काफी सारे टूल्स मिलते हैं। ठीक है, और उन टूल्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने जो काम है, हमारा जो काम है, हम उसको और आसान बना सकते हैं। ठीक है, देर आर वंडरफुल टूल्स फॉर शॉर्टिंग, फिल्टरिंग एंड सर्चिंग। ये देखिए तीन तरह के काम आपको यहाँ बता रखे हैं। शॉर्टिंग, शॉर्टिंग मतलब छांटना। फिल्टरिंग, फिल्टरिंग मतलब नॉर्मल आपको जो डेटा दे रखा है उसमें से कुछ चीजों को फिल्टर करना, यानी कि कुछ चीजों को फाइंड आउट करना, सिर्फ कुछ चीजों को, पूरी चीजों को नहीं। उन सारी चीजों में से आपको सिर्फ लिस्टेड बिलो लिस्टेड नाम चीजें दे दी जाती हैं, सिर्फ उनको फिल्टर करना। ठीक है, तो ये भी आप इसमें इजीली कर सकते हो। और है आपका तीसरा है सर्चिंग। सर्चिंग का क्या मतलब है कि आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, तो आपको इसमें सिर्फ कुछ पॉइंट्स या कुछ टॉपिक सर्च करने, तो आप क्या करोगे, पूरा डेटा शुरू से लेकर एंड तक पढ़ोगे नहीं,
आपको सर्चिंग का टूल इसमें दे रखा होता है ताकि आपको पूरा डेटा शुरू से लेके एंड तक आपको रीड ना करना पड़े, उसको पढ़ना ना पड़े या उसको दोबारा से खोजना ना पड़े उसमें। तो आप इजीली सर्चिंग के टूल की मदद से उसको एक बार में जल्दी से ढूंढ सकते हो कुछ कंटेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिक्योरिटी। सिक्योरिटी आपको इसमें भी मिलती है एक्सेल में, और सिक्योरिटी का जो ऑप्शन थी आपको एमएस वर्ड में मिलती है। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने जो अपने सॉफ्टवेयर बनाए हैं वो बहुत ही सिक्योरिटी के साथ बनाए हैं, ताकि जो यूजर उसको यूज करे उसको प्रॉपर उसकी जो फाइल्स वगैरह है, जो उसका डेटा है वो प्रॉपर सेफ रहे, कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन उसको ना छेड़ पाए। ठीक है, उसमें ना कंटेंट अपना डिलीट या फिर एड ऑन कर पाए। तो इसलिए सिक्योरिटी का ऑप्शन आपको माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी सॉफ्टवेयर है लगभग सब में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एड sophistication of data presentation. It helps you in adding more sophistication to your data presentations, which means that you can improve the data bars. ठीक है, नॉर्मली आपका डेटा कितना भी बड़ा हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, कैसा भी हो, ठीक है, तो आप जब उसको प्रेजेंट करने जाओगे तो आपको जो डेटा बार्स वगैरह के जो ऑप्शंस में काफी सारे टूल्स के नाम भी दे रखे हैं बीच में। अभी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इसको यूज करते हैं। ठीक, तो जब हम अपने कॉम्प्लिकेटेड डेटा को भी अगर हम प्रेजेंट करेंगे एक्सेल की मदद से, तो काफी सारे टूल्स हमें हेल्प करते हैं कि उस डेटा को हम बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाए, शो कर पाए। ओके, नेक्स्ट है आपका हेल्प्स बिजनेसमैन इन डेवलपिंग फ्यूचर स्ट्रेटजी। ये देखिए, ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपका बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बिजनेसमैन को बहुत हेल्प मिलती है एक्सेल से कि वो अपनी फ्यूचर स्ट्रेटेजी तैयार कर पाए। फ्यूचर स्ट्रेटेजी कैसे तैयार करेगा? जब वो आज का डेटा अपना जो कंपनी में उसका एक्सपेंस हुआ है या जो भी हुआ है, ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ, उन सबको वो एक्सेल पे मैनेज करता है अगर, ठीक है, तो उनकी मदद से वो इजीली कुछ फ्यूचर गोल सेट कर सकता है कि हाँ भाई, पिछले मंथ मेरा ये था, इतनी स्ट्रेंथ थी मेरी, ठीक है, उससे लास्ट मंथ मेरी इतनी स्ट्रेंथ थी, प्रीवियस ईयर में मेरी इतनी स्ट्रेंथ थी, ठीक है, तो नेक्स्ट मैं अपना किस तरह से प्लान्स बनाऊं या फिर किस तरह से स्ट्रेटेजी तैयार करूं कि मेरी जो प्रॉफिट है वो और ज्यादा मैक्सिमाइज हो। अगर लॉस हुआ है प्रीवियस ईयर में तो उस लॉस को हम कैसे कम से कम कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट करके उसकी जो फॉर्म है उसको हम चार्ट एंड ग्राफ की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, जिससे हम इजीली उसको कंपेयर कर पाए। ठीक है, नॉर्मली आपने देखा होगा डेटा को एक एक कॉलम में लिख दो तो हम उसको इजीली कंपेयर नहीं कर पाते, लेकिन अगर हम उसको इमेज में दिखाएंगे किसी पर्सन को, चार्ट्स में ग्राफ्स में दिखाएंगे, तो वो पर्सन भी उसको इजीली रीड कर पाएगा और बहुत जल्दी कैच कर लेगा और बहुत जल्दी कंपेयर भी कर लेगा कि हाँ भाई ये पिछले साल का है और ये इस साल का है। इस तरह से ग्राफ्स एंड चार्ट्स में इजीली कंपेरिजन हो जाता है और बहुत अच्छा कंपेरिजन होता है। ठीक है, आप उसको कहीं पर बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैनेज एक्सपेंस। मैनेज एक्सपेंस, हाँ, मैनेज एक्सपेंस में क्या है, जैसे आपके एक्सपेंसेस जो होते हैं पर डे टू डे लाइफ या पर मंथ, या जो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं या फिर आपके कोई ऑफिशियल एक्सपेंसेस हैं, तो उन सभी तरह के एक्सपेंसेस को आप रिकॉर्ड ऑन कर सकते हो। ठीक है, एमएस एक्सेल हेल्प्स इन मैनेजिंग एक्सपेंसेस। सपोज इफ अ डॉक्टर इज अर्निंग अराउंड 50,000 पर मंथ, ठीक है, एग्जाम्पल भी दे रखा है आपको यहाँ पे। जिस तरह से अगर कोई डॉक्टर कमाता है 50,000 रुपये पर मंथ, देन ही विल मेक सम एक्सपेंसेस एज वेल, एंड इफ ही वांट टू नो हाउ मच ही इज एक्जैक्टली स्पेंडिंग पर मंथ, देन ही कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ एमएस एक्सेल इजीली। ठीक है, डॉक्टर है जैसे एग्जाम्पल में कि वो 50,000 रुपये पर मंथ कमाता है, ठीक है, लेकिन वो पूरे मंथ में कुछ ना कुछ एक्सपेंस भी करता है। ठीक है, तो वो अगर जानना चाहता है कि मैं कितने एक्सपेंस करता हूँ या कैसे एक्सपेंस करता हूँ, तो वो क्या कर सकता है, एमएस एक्सेल में एक शीट बना सकता है इजीली, और जो भी अपने डे टू डे लाइफ के उसके एक्सपेंसेस हो रहे हैं नॉर्मली, उन सबको वो इजीली रिकॉर्ड कर सकता है। और फिर एंड ऑफ द मंथ वो उन सबका कैलकुलेशन करेगा और इजीली वो फाइंड आउट कर लेगा कि उसने पूरे मंथ में जो उसकी सैलरी जो उसको मिलती है, जो भी उसने कमाए, उसमें से कितना उसने खर्च कर दिया। ठीक है, तो उसने जितना खर्च करा, अगर ज्यादा खर्च कर दिया, जैसे मान लो 50,000, ठीक है, उसने 45,000 खर्च कर दिए, तो अब वो कोशिश करेगा कि नेक्स्ट मंथ उसका खर्चा कम से कम हो। मतलब कहीं ना कहीं जो जो फालतू के एक्सपेंस है उनको वो, यहाँ से इस मंथ जो उसने फालतू के एक्सपेंस किए उनको वो नोट डाउन कर लेगा। ठीक है, उनको हाईलाइट कर देगा, उनको बोल्ड कर देगा, मार्क कर देगा, ताकि अगले मंथ वो उनको ना करे। ठीक है, इस तरह से भी होता है। तो किसी भी तरह से हम अपने एक्सपेंस को भी इसमें बहुत अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये है आपका इंटरफेस ऑफ एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल शुरू होने से पहले मैं आपको उसका इंटरफेस दिखा दिया मैंने आपको एक बार। ठीक है, सेम कंटेंट इसमें एमएस वर्ड जैसे ही मिलते हैं। ठीक है, इंटरफेस सेम उसी के जैसा है। सबसे ऊपर आपको
टाइटल बार मिलता है, उसके नीचे आपको मेन्यू बार मिलता है, मेन्यू बार के नीचे आपको रिबन मिलता है। ठीक है, यानी कि एक तरह से थोड़ा बहुत कंटेंट सेम उसी की तरह है आपका। ऑफिस बटन भी आपको यहाँ पे कॉर्नर पे देखने को मिल जाता है। क्विक एक्सेस टूल बार भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लेकिन उसके बाद जो नीचे का आपको जो व्हाइट डॉक्यूमेंट मिलता था आपका एमएस वर्ड में, उसके अलावा आपको यहाँ पे मिलता है एक व्हाइट कलर की शीट, जो काफी लेंथी और काफी वाइड है। ठीक है, ये कोई एक शीट नहीं है कि नॉर्मली जैसे हमें एक पेज आता था हमारा, उसको हम कंट्रोल एन करके न्यू पेज कर देते थे। ठीक है, दूसरा पेज, तीसरा पेज, तो इसमें पेजेस नहीं आते, इसमें आपकी प्रॉपर एक पूरी शीट आती है जिसमें काफी सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे सबसे ऊपर टॉप पे रॉ दिख रही होगी ABC। ठीक है, ये आपके कॉलम्स की हेडिंग है। ठीक है, और यहाँ पे साइड में आपको लेफ्ट हैंड साइड में ये नंबरिंग दिख रही होगी 1 2 3। ठीक है, ये आपकी रॉ की हेडिंग है। यानी कि इसमें आपको कोई एक प्रॉपर पेज नहीं मिलता, इसमें आपको एक शीट मिलती है जिसमें कॉलम होते हैं और रॉज होते हैं। ठीक है, कॉलम आपके वर्टिकल होते हैं, रॉज आपके हॉरिजॉन्टल होते हैं। ठीक है, अभी जब हम एक्सेल ओपन करेंगे प्रैक्टिकल में, तब मैं आपको इसको और अच्छे से बता दूंगा। हाँ, ओके। और देखिए नीचे आपको शीट के टैब दे रखे होते हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, और शीट उसके नीचे आपको स्टेटस बार दे रखे होते हैं। यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि कितनी शीट ली है आपने। ठीक है, और कितने वर्ड्स वगैरह आप यूज कर रहे हो। ठीक है, नीचे आपको हॉरिजॉन्टल बार मिल जाता है, यहीं पे आपको व्यू शॉर्टकट्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, कि आप अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह से देख सकते हो। और आपको यहाँ पे जूम कंट्रोल्स बटन भी मिल जाते हैं कि आपकी जो शीट है उसको आप जूम वगैरह भी, जूम इन जूम आउट भी कर सको। ओके, तो ये इंटरफेस है आपका एमएस एक्सेल का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एमएस एक्सेल के अंदर हम क्या क्या कंटेंट कर सकते हैं, वो सारी चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, जैसे पहला तो मैंने आपको बताया कैलकुलेशन। मेनली जो कैलकुलेशन के लिए ही आपका जो एक्सेल है, एमएस एक्सेल, उसको यूज किया जाता है। कैलकुलेशन आप छोटी से छोटी और हैवी से हैवी कैलकुलेशन इस पे इजीली कर सकते हो। ठीक है, अकाउंटिंग का काम इस पे बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, चार्टिंग एंड ग्राफिंग, जैसे मैंने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले कि और ग्राफ्स वगैरह को आप इजीली यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको नीचे इमेज में दिख रहा होगा, इतना बड़ा डेटा है आपका, उस डेटा को इन्होंने पाई चार्ट में और यहाँ पे बार ग्राफ में दिखा रखा है। तो इसकी मदद से हम इजीली अपने डेटा को रीड कर पाते हैं, उसको इजीली प्रेजेंट कर पाते हैं कहीं पर। ठीक है, इन्वेंट्री ट्रैकिंग ऐसे, जैसे आप कोई इन्वेंट्री है, ठीक है, यानी कि आपके वेयर हाउस में या गोडाउन में कितना सामान पड़ा है, कितनी इन्वेंट्री पड़ी है, तो उसको भी आप इजीली ट्रैक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एक्सेल। आपको बस एक शीट तैयार करनी पड़ेगी, अपने प्रोडक्ट्स के नाम लिखने पड़ेंगे, उनका बैलेंसेस लिखने पड़ेंगे इस तरह से, और आप पूरी इन्वेंट्री ट्रैकिंग की शीट तैयार कर सकते हो। ठीक है, मेकिंग अ प्लान, जैसे मैंने अभी पहले बताया, मेकिंग अ प्लान, जैसे अभी एक एग्जांपल था डॉक्टर वाला, तो उस तरह से आप अपने प्लान भी तैयार कर सकते हो। ठीक है, चाहे फिर वो प्लान आपके पर्सनल प्लान हो, पर्सनल एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए आप एक्सेल का यूज करो, वो भी कर सकते हो आप, या फिर आप यूज करो उसको एज अ बिजनेस प्लान तैयार करने के लिए। ओके, ठीक है, नेक्स्ट है आपका गोल प्लानिंग वर्कशीट। ये सेम आपका प्लानिंग की तरह है, यानी कि आप कोई गोल सेट करना चाहते हो। जैसे आपने एक पहले प्लान बनाया, मेकिंग अ प्लान वाली शीट बनाई, उसके बाद आप एक गोल प्लान करना चाहते हो कि हाँ भाई नेक्स्ट मंथ मेरी इतनी प्रॉफिट रहे, या फिर इतना मैं अर्न कर पाऊँ। ठीक है, उस तरह से, या मैं इतने एक्सपेंस को कम कर पाऊँ, तो आप गोल प्लानिंग भी बना सकते हो। या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का चार्ट भी आप तैयार कर सकते हो, इस तरह से आपके पास, जैसे आपको टीम लीडर हो या कुछ भी हो, आपके अंडर कोई प्रोजेक्ट काम करता है, तो उस प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए आप इजीली चार्ट वगैरह को तैयार कर सकते हो। ओके, जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहा है अटेंडेंस शीट। ठीक है, आप इजीली इस पे अटेंडेंस शीट को भी मार्क कर सकते हो कि कौन सा स्टूडेंट किस किस दिन प्रेजेंट हुआ है, किस किस दिन एब्सेंट हुआ है, तो वो पूरा शीट आप यहाँ पे बना सकते हो डिजिटली। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक और एग्जाम्पल दिख रहा होगा, अक्टूबर का एक्सपेंस है जैसे ये, तो किसी ने रिकॉर्ड किया है इसको। ठीक है, डेट है, कंपनी है, कैटेगरी है और अमाउंट है, उसके बाद आपका टोटल अमाउंट है कि टोटल कितना अमाउंट किस कैटेगरी में खर्च हुआ है। तो इस तरह से ये सारा डेटा हम एक्सेल में इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं।
ठीक है, अब आ जाते हैं आपके मेन कंटेंट एमएस एक्सेल के, जो हम अभी प्रैक्टिकल की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सेटअप ऑफ वर्कबुक। वर्कबुक को हम कैसे सेट करेंगे एक्सेल में। ठीक है, वर्कबुक होती क्या है पहले मैं बता दूं आपको। वर्कबुक होती है जो शीट हमें दे रखी होती है। ठीक है, यानी कि शुरुआत में हम जो डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं वो आपकी वर्कबुक होती है। वर्कबुक के एक वर्कबुक के अंदर काफी सारी वर्कशीट्स को हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी बताएंगे थोड़ी देर में। वर्क विद डेटा एंड एक्सेल टेबल्स। एक्सेल में टेबल्स वगैरह को या डेटा को आप किस तरह से काम कर सकते हैं वो करेंगे। परफॉर्म कैलकुलेट, डेटा के ऊपर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो वर्कबुक के अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैनेज वर्कशीट। डेटा वर्कशीट में हमारे जो डेटा है उसको हम मैनेज कर सकते हैं इजीली। कट कॉपी पेस्ट के ऑप्शन आप कर सकते हो। ठीक है, और भी हैं जो आपके फॉन्ट स्टाइल वगैरह हैं उनको भी आप इजीली यूज कर सकते हो। रीऑर्डर एंड समराइज डेटा। डेटा को समराइज कर सकते हो, यानी कि बड़े डेटा को आप समराइज करके उसको छोटा बना सकते हो। ठीक है, उसको रीऑर्डर कर सकते हो, दूसरे तरह के ऑर्डर में उसको अरेंज कर सकते हो। क्रिएट चार्ट एंड ग्राफिक्स। ठीक है, इसमें भी आप अपने चार्ट्स और ग्राफिक्स को ऐड ऑन कर सकते हो, इमेजेस, क्लिप आर्ट्स, शेप्स वगैरह को ऐड कर सकते हो। एंड यूज पाइवोट टेबल। ठीक है, पाइवोट टेबल जो है एमएस एक्सेल का एक तरह से बहुत एडवांस है। ठीक है, पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल की मदद से हम बड़े से बड़े डेटा को एक बार में, ठीक है, टेबल और चार्ट्स दोनों में बना सकते हैं। ठीक है, तो पाइवोट टेबल जो है एक एमएस एक्सेल का बहुत एडवांस टूल है। ठीक है, ये आपके कंटेंट है जो हमें भी practical करके देते हैं। एक मिनट। हाँ ठीक है, ये है आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक। वर्कबुक आपका जो बाय डिफॉल्ट आप एक्सेल ओपन करते हो तो जो आपकी शुरुआत का डेटा होता है, शुरुआत का डॉक्यूमेंट बनता है, जैसे यहाँ पे आपको टाइटल बार पे नाम लिखा होगा बुक 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 वन। ठीक है, तो ये बुक वन है, यही आपकी वर्कबुक है। ठीक है, पूरी वर्कबुक आपकी ये है, जो आप इस वर्कबुक के अंदर कितने भी वर्कशीट्स को ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सबसे बॉटम में आपको दिख रहा होगा शीट वन। ठीक है, तो शीट वन के अलावा आप शीट टू, शीट थ्री, शीट फोर, शीट फाइव भी ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से वर्कबुक आपकी टोटल ओवरऑल डॉक्यूमेंट हो गया, और उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो शीट वन शीट टू है ये आपकी वर्कशीट्स हो गई। ठीक है, इसको वर्कशीट्स बोला जाता है। ओके, अब देखिए टाइटल बार के ठीक नीचे आपको यहाँ पे सेम मेन्यू बार दिखता है। ठीक है, मेन्यू बार पे आपको ये मेन्यू दिखते हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। ठीक है, फॉर्मूला डेटा मेन्यूज तो चेंज होंगे क्योंकि सॉफ्टवेयर चेंज हुआ है, तो मेन्यूज भी आपके चेंज होंगे। फॉर्मूला डेटा मेन्यू उसमें ऐड ऑन हो गए हैं। ठीक है, यहाँ ऑफिस बटन दिखता है। ऑफिस बटन के अंदर आपको सेम वही कंटेंट मिलते हैं जो आपको एमएस वर्ड में मिलते हैं। इसमें कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलता। ठीक है, इसमें आपके सारे वही ऑप्शन मिलते हैं आपको, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज वाले, जो आपको एमएस वर्ड में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए मेन्यू बार के नीचे आपको यहाँ पे एक क्विक एक्सेस टूल बार के ऑप्शन दिख रहे हैं। ठीक है, ये सेम आपके क्विक एक्सेस टूल बार सेम वैसे है, इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो कि कौन कौन से ऑप्शन आपको यहाँ पे चाहिए। ठीक है, अब जैसे मुझे न्यू का ऑप्शन चाहिए, न्यू पे टिक कर दूंगा, न्यू भी आ जाएगा। यहाँ पे देखो न्यू का बटन आ गया। इस तरह से कौन कौन से ऑप्शन मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैं उनको इजीली यहाँ पे रख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे आपको जो व्हाइट रॉ दिखती है, जहाँ पे आपको A1 दिखाई दे रहा है। ठीक है, A1 वाली जो जगह है इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे आपको C4 शो हो रहा है। ठीक है, इस तरह से अब B1 शो हो रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका नेम बॉक्स है। नेम बॉक्स मतलब जैसे आप वहां पे माउस रखते हो तो आपको वहाँ पर जगह नाम आ जाएगा, ये आपका नेम बॉक्स है। ठीक है, नेम बॉक्स है, नेम बॉक्स आपको बताता है कि इस समय आपका कर्सर कहाँ पे है। ठीक है, अब जैसे मैं अपना कर्सर यहाँ पे रख देता हूँ डी पे, तो अब ये मुझे नेम बॉक्स बताएगा मेरा कर्सर इस समय D2 पे है, यानी कि कॉलम मेरा D है और रो मेरी सेकंड नंबर की है 2। इस तरह से अगर मैं इसको D10 पे कर देता हूँ तो यानी कि कॉलम मेरा D यूज हो रहा है, और कॉलम के और रो के अंदर मेरा
10th नंबर की रो है, मैं उसको यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से ये इसके कॉलम्स हैं। ये देखो जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये आपके कॉलम्स हैं और ये आपकी रो है। ठीक है, तो इस तरह से इस वर्कशीट में हमें प्लेन वर्कशीट नहीं मिलती है, यहाँ पे हमें रोज एंड कॉलम्स मिलते हैं। और रो एंड कॉलम जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं आपस में, वो जो टुकड़ा आपका बनता है वो आपका सेल बनता है, उसको हम बोलते हैं सेल। ठीक है, तो काफी सारे सेल्स हैं इसमें। ठीक है, ये देखिए काफी सारे सेल्स हैं, जितने भी इसमें टुकड़े नजर आ रहे हैं ये सारे आपके सेल्स हैं। ठीक है, अब सारे सेल्स में से जिस सेल पे हमारा कर्सर है, ध्यान से सुनना, सारे सेल में से जिस सेल पे हमारा कर्सर है उस सेल को बोला जाता है एक्टिव सेल। यानी कि उस सेल के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, उस सेल को बोला जाता है एक्टिव सेल। उस सेल के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम कहीं पर भी कुछ, इतने सारे सेल हैं तो हमको लिखना शुरू करें तो हम कहाँ पे लिखेंगे, हम सिर्फ वहां पे लिख पाएंगे जहाँ पे हमारा कर्सर एट अ टाइम होगा। इस समय हमारा कर्सर जैसे C5 पे है, अगर मैं कुछ लिखूंगा, मैं माउस का कर्सर कहीं पे भी रखूंगा, देखो माउस का जो मेरा प्लस वाला कर्सर है इसको मैं कहीं पर भी रखूँ, जहाँ पे मेरा एक्टिव सेल होगा। एक्टिव सेल कौन सा होगा मेरा, जो मुझे यहाँ नेम बॉक्स में शो हो रहा होगा। अब इस टाइम मेरा C5 है एक्टिव सेल, तो मैं जब यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे MS ऑफिस, ठीक है, तो ये MS ऑफिस देखो सिर्फ यहीं पे लिखा जाएगा जो सेल मेरा एक्टिव हो। ठीक है, अब मैं जैसे F5 के यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने F5 को सिलेक्ट करा और F5 के यहाँ पे लिखना चाहता हूँ ऑनलाइन। ठीक है, H5 को मैंने लिखना है, H5 के अंदर जो सेल है इसके अंदर मुझे लिखना है। तो जिस भी सेल के अंदर आपको लिखना है, कंटेंट लिखना है, उस सेल को बस आपने सिलेक्ट करना है। जैसे A1 पे लिखना है आपने, A1 को यहाँ पे सिलेक्ट कर लो और A1 के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, नंबरिंग लिखना चाहते हो आप नंबरिंग लिख सकते हो। नेक्स्ट सेल पे आना है आपने, एंटर प्रेस कर दोगे तो आप नेक्स्ट सेल पे आ जाओगे ऑटोमेटिक। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इसमें माउस का यूज कम होता है वैसे, और जो कीबोर्ड में आपके ये 4 बटन्स होते हैं, आपको जो 4 डायरेक्शन के बटन मिलते हैं, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। ठीक है, तो इनकी मदद से आप पूरे शीट को नेविगेट कर सकते हो। ये देखो इस तरह से। ठीक है, आपको डाउन, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट, इस तरह से आप पूरी वर्कशीट को इजीली नेविगेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर 4 डायरेक्शन कीज। ठीक है, और बाकी आप अल्फाबेट या नंबरिकल जो भी लिखना चाहते हो उसको आप इजीली यूज कर सकते हो। ठीक है, कहीं पर भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, इतनी फ्रीडम मिलती है कि बस उस सेल पे आप क्लिक करो और उस पर लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, ठीक, अब नेम बॉक्स तो आपको समझ में आ गया। नेम बॉक्स के बाद जो आपको यहाँ पे मिलता है एक और ब्लैंक रो मिलती है, इसको बोला जाता है फॉर्मूला बार। ठीक है, फॉर्मूला बार क्या मतलब है कि जो भी आपके एक्टिव सेल के अंदर लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पे शो होगा। तो अभी मेरा सेल है D7 पे, तो D7 के अंदर कुछ भी लिखा नहीं हुआ है तो उसमें मुझे फॉर्मूला बार में कुछ भी शो नहीं होगा। अगर मैं इसको C5 पे रखता हूँ, ठीक है, तो देखिए जो मेरा कंटेंट C5 के अंदर लिखा हुआ है वही कंटेंट मेरा फॉर्मूला बार में शो होगा। तो यानी कि आपके जो सेल है, आपने जो सेल सिलेक्ट कर रखा है उस सेल के अंदर जो भी कंटेंट है वो आपको फॉर्मूला बार में शो होगा। ओके, क्लियर है सब बच्चों को यहाँ तक? अगर किसी को डाउट है तो वो हैंड रेज कर सकता है, या फिर अगर किसी को डाउट है, कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो वो क्वेश्चन में लिख के भी पूछ सकता है। ठीक है, अभी तक अगर कुछ डाउट आया है किसी बच्चे को तो वो क्वेश्चन में लिख के पूछ सकता है। हाँ चलिए, अच्छी बात है। अब देखिए, नॉर्मली हमें कंटेंट लिखना आ गया। ठीक है, कौन कौन से ऑप्शन हमारे कहाँ पे हमें वो पता लग गया। ठीक है, अब देखते हैं इसमें थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का काम करके। जैसे MS ऑफिस जो मैंने लिखा है, अब इसको मैं थोड़ा सा कट कॉपी करना चाहूँ तो मैं कट इसको इजीली कर सकता हूँ। ठीक है, बस मुझे क्या करना होगा, जिस सेल को कट करना है उस सेल को मुझे सिलेक्ट करना होता है। जो मैंने MS ऑफिस को सिलेक्ट कर रखा है, अब मुझे इसको कट करना है, मुझे C5 से हटा के इसको D5 वाले कॉलम पे लिखना है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, ये देखो ये रहा कट का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ से इसको इजीली कट करूंगा। ये कट होते ही देखो, कट होगा नहीं, कट होती है आपके जो लाइन है, बाउंडेशन बॉर्डर थी आपकी, बॉर्डर की लाइन, ये रोटेट होने लग जाएगी, एकदम ब्लिंक होने लग जाएगी। और फिर आप इसको जहाँ पे पेस्ट करना चाहते हो वहां पे अपना कर्सर रखो इस तरह से, और देखो पेस्ट के ऑप्शन पे जाके आप इजीली पेस्ट कर दो। ठीक है, पेस्ट पे आप ओके कर दे, आपका वो जो कंटेंट था वो C5 से कट होके आपका D5 पे आ गया। ठीक है, और अगर आप कॉपी करते हो कंटेंट को, तो देखो कॉपी करने से क्या बेनिफिट मिलता है। सेम कॉपी करने से D5 से हमने कॉपी करा और इसको हमने वापस से लिख दिया C5 पे।
तो ये देखो ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, कॉपी का डिफरेंस ये होता है कि आपका कंटेंट जहाँ से आपने कॉपी करा वहाँ पे पेस्ट रहेगा, और बाकी नई जगह जहाँ पे आप पेस्ट करोगे वहाँ पे भी आ जाएगा। ओके, किसी कंटेंट को डिलीट करना है अगर आपने तो कैसे डिलीट करोगे? ठीक है, जैसे मुझे सिर्फ एक ही एमएस ऑफिस चाहिए था, C5 वाला, D5 वाला जो एमएस ऑफिस है इसको मुझे डिलीट करना है, तो उसको मैं सिंपल सेल के ऊपर अपना कर्सर रखूंगा, एक्टिव सेल करूंगा और उसको डिलीट का बटन दबा दूंगा, तो वो सेल में जो भी कंटेंट होगा वो सारा डिलीट हो जाएगा। ओके, इस तरह से। ठीक है, काफी सारी चीजें हैं, 1 घंटे की क्लास में इन सब चीजों को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, पर मेन मेन चीजों को हम कवर कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे इस एमएस ऑफिस के वर्ड को मैं फॉर्मेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से कलर के इतने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, फ़ॉन्ट कलर वगैरह के। ठीक है, इस तरह से हम, जैसे मैंने अल्जेरियन सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे जो मैंने एमएस ऑफिस लिखा था ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, साइज़ के ऑप्शन मिल जाते हैं आपको यहाँ से, साइज़ आप कम ज़्यादा करना चाहते हो तो साइज़ आप कम ज़्यादा कर सकते हो इजीली। बाय डिफ़ॉल्ट आपका 11 आता है, जैसे एमएस ऑफिस में आता था, उसमें एमएस वर्ड में आता था, वैसे ही आपका बाय डिफ़ॉल्ट 11 आता है। आप उसको चाहो तो बढ़ा भी सकते हो इस तरह से, ये देखो। ठीक है, ठीक है, 14 हमने सिलेक्ट कर दिया। हाँ, ठीक है, अब देखो आप देख रहे होगे कि ये जो C5 के अंदर आपने कंटेंट लिखा था, ये थोड़ा सा साइज में बड़ा होने के कारण ये आपका सी वाले कॉलम के अलावा डी वाले कॉलम में भी शो हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हो इसको बचाने के लिए, आप अपने जो सी का कॉलम है आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, सी और डी के बीच में जो लाइन है आप माउस की मदद से उसको पकड़ के इस तरह से ड्रैग कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग कि आपको कितना बड़ा कॉलम चाहिए, इस तरह से। तो अब आपका जो एक कॉलम है सी कॉलम वो इतना बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से, ऐसा नहीं कि आपको जितना हाइट एंड विड्थ दे रखी है आप सिर्फ उसी में काम कर सकते हो, आप उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। ओके, अगर आप चाहते हो कि जो 5 नंबर की जो रॉ है इसका आप इसकी हाइट बढ़ा दो, मतलब इसकी हाइट मैक्सिमम नहीं है, ठीक है, तो आप जो 5 और 6 के बीच में जो रॉ है इसको आप इजीली इस तरह से ड्रैग कर सकते हो, तो आप रॉ की हाइट भी चेंज कर सकते हो इतनी। ठीक है, तो आप इसको भी इजीली चेंज कर सकते हैं। देखो यानी कि अब जो आपकी पूरी 5 रॉ है वो पूरी उसकी हाइट इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग हाइट, रो एंड कॉलम की हाइट वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कलर वगैरह इनमें करना है तो सेम कलर के ऑप्शन आपको पता है यहाँ पे दे रखे हैं सामने। ठीक है, तो यहाँ से आप उसको कलर वगैरह भी कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, इसमें आपको बैकग्राउंड कलर करना है तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर के ऑप्शन में देखिए, जो पीछे का वाइट बैकग्राउंड है इसमें भी अगर आपने कलर करना है तो यहीं पे फ़ॉन्ट कलर के साथ में आपको थीम कलर मिल जाते हैं। ठीक है, याद है एमएस वर्ड में हमने थीम कलर लगाया, तो सेम वही थीम कलर आप यहाँ पे भी लगा सकते हो इस तरह से। ठीक है, साइज को बड़ा करना है तो आप साइज को बड़ा कर दो थोड़ा सा, ताकि ये आपके पूरे सेल में शो हो जाए। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे एक डेटा बना लेते हैं और फिर उस डेटा के अंदर हम कैलकुलेशन का काम करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक डेटा बना देता हूँ फटाफट से, सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर, क्लास, ठीक है, क्लास को हटा देते हैं, सीधा सब्जेक्ट्स को लिख देते हैं यहाँ पे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस एंड हिस्ट्री, ये लीजिए। निहारिका, C5 बॉक्स का साइज कैसे चेंज करा? ठीक है, C5 का जो चेंज हमने करना था ये देखिए, अगर आपको जिस कॉलम का साइज बढ़ाना है तो जो कॉलम की हेडिंग आपको ऊपर दे रखी है सी और डी ई, इस तरह से जो अल्फाबेट दे रखे हैं, तो जैसे हमें सी का बढ़ाना है तो सी और डी के बीच में जो आपको लाइन दिख रही होगी, यहाँ पे आप अपना कर्सर ले जाओगे और लेफ्ट क्लिक के साथ आप कर्सर को इस तरह से ड्रैग कर सकते हो, देखो। ठीक है, तो जितना कम चाहिए, जितना ज्यादा चाहिए, जितना भी आपको चाहिए उतना आप इजीली इसको बढ़ा सकते हो इस तरह से। यहाँ पे आप छोड़ दोगे, आपका सी जो कॉलम का कर्सर है, जो कॉलम की विड्थ है वो बढ़ जाएगी। ओके, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक डेटा तैयार कर देता हूँ मैं, सीरियल नंबर लिख देता हूँ फटाफट से,
ठीक है, 5 बच्चों का डेटा तैयार कर लेता हूँ। ठीक है, 5 बच्चे हैं, उनके रोल नंबर में लिख देते हैं फटाफट से हम। रोल नंबर हमने रैंडमली ले लिए हैं, डेटा हमारे पास जैसा भी होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये मार्क्स बता रखे हैं, ये सब्जेक्ट हैं हर बच्चे के। ठीक है, टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं। अब इनमें हम डेटा इंसर्ट करेंगे, जो भी हमारे पास डेटा है। ठीक है, कि एक तरह से हम इसमें मार्कशीट की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, कि इंग्लिश में या हिंदी में उस बच्चे के कितने नंबर आए। तो सबसे पहले आपका सीरियल नंबर 1 है राम, जिसका रोल नंबर है 201। तो उसके इंग्लिश में कितने नंबर आए तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इंग्लिश में फॉर एग्जाम्पल उसके 100 में से आउट ऑफ 100 80 मार्क्स आए। ठीक है, हिंदी में उसके 70 मार्क्स आए हैं, मैथ्स में उसके 60 आए हैं। ठीक है, इस तरह से साइंस में भी कुछ नंबर आए होंगे उसके, और हिस्ट्री में भी कुछ नंबर आए हैं, इस तरह से। तो राम के हमने जो पूरे 5 सब्जेक्ट में जो नंबर मिले थे वो हमने यहाँ पे फिल आउट कर दिए हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि राम ने टोटल कितने नंबर स्कोर करे हैं, या टोटल कितने नंबर उसको मिले हैं पांचों सब्जेक्ट के मिला के। तो वो हम कैसे यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे हमें कॉलम बना लेंगे पहले टोटल के नाम से। ठीक है, TOTL, हमने टोटल के नाम से कॉलम बना लिया कि हाँ भाई हम यहाँ पे पता करें कि राम ने टोटल कितने नंबर स्कोर करे हैं, ये किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक मेनली काम तो हम इसमें एक्सेल में जो करते हैं वो कैलकुलेशन का ही करते हैं। तो मेन काम तो हमारा अब स्टार्ट हुआ है कैलकुलेशन का। ठीक है, अब यहाँ पे हम टोटल कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन करके दिखा दूँ यहाँ पे। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 2, नीचे लिखा 5। ठीक है, अब यहाँ पे इस कॉलम में L12 वाले कॉलम में, ठीक है, तो मैंने 2 लिख दिया, 5 लिख दिया, और मुझे यहाँ पे टोटल चाहिए L12 वाले कॉलम में टोटल चाहिए। ठीक है, तो टोटल करने के लिए इसका टोटल आप इजीली कर दोगे, 5 और 2 कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल 7 में लिख सकते हो इस तरह। ठीक है, मगर ये आंसर नहीं हुआ। ठीक है, अब देखो मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, फॉर्मूला क्यों लगाना चाहिए। ठीक है, अब मुझे L12 में डेटा चाहिए, या इसका दोनों का टोटल चाहिए। तो मैं देखो एक फॉर्मूला है, इक्वल से स्टार्ट होता है। जितने भी आपके फंक्शन लगते हैं MS एक्सेल में, वो सारे आपके इक्वल का जो साइन होता है उसके साथ स्टार्ट होते हैं। ओके, इक्वल SUM। ठीक है, हमें सम करना है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है ये भी SUM सम के नाम से ही बनता है। अब देखिए काफी सारे सम आ गए हैं, मगर हमें कौन सा सम चाहिए, सिर्फ फर्स्ट वाला। हमने क्या करा, इक्वल SUM ब्रैकेट ओपन। ठीक है, ब्रैकेट ओपन होते ही अपना नंबर 1 देखो यहाँ पे बता भी रहा है आपको कि नंबर 1 को सिलेक्ट करना। तो नंबर 1 को हमने सिलेक्ट कर दिया इस तरह से माउस की हेल्प से, कि हमने 2 को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा दिया, और यहाँ पे नंबर 5 को भी सिलेक्ट कर लिया इस तरह से, और ब्रैकेट को बंद कर दिया। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा जो है फॉर्मूला है, फंक्शन है, इन दोनों को प्लस करने का। इक्वल, जितने भी आपके फंक्शन एक्सेल में लगेंगे वो सारे आपके इक्वल के साथ स्टार्ट होंगे, इस बात को ध्यान रखना। अगर यहाँ पे आप सिंपल SUM लिख देते तो वो आपका टेक्स्ट बन जाता है, वो फंक्शन नहीं बनता। फंक्शन आप जितने भी अप्लाई करवाना चाहते हो वो सारे आपके इक्वल के साथ स्टार्ट होंगे, इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा आपको, उसके बाद आप कुछ लिखोगे। तो इक्वल के साइन के साथ हमने लिखा SUM सम, ब्रैकेट ओपन, जो दोनों को हमने सिलेक्ट, दोनों का हमने सम करना था उन दोनों को हमने सिलेक्ट कर लिया, और ब्रैकेट को बंद कर दिया, एंटर करा, तो ये हमारा आंसर आ गया 7। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि 7 तो हमने पहले भी लिखा था, तो आंसर तो हम वो भी कर सकते थे, इतनी सम वगैरह लगाने की हमें क्या जरूरत थी। अब फॉर्मूला लगाने से आपका ये बेनिफिट हुआ, अगर आपको बातें पता चलता है कि आपसे बोला जाता है कि इस 2 की जगह आपका 2 नहीं था, यहाँ पे आपका 15 था। तो जैसे आप 15 करोगे तो जो आंसर जो आपने नीचे निकाला था, ये देखिए L12 पे, ये आपका ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। देखो ऑटोमेटिक 20 हो गया ना। मैंने नहीं करा, मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ उन दोनों वैल्यूज को चेंज करने की कोशिश करी है। नीचे 5 था, 5 की जगह मैं 50 कर दूंगा, तब भी जो दोनों का टोटल होगा नीचे वो करेक्ट आएगा। और अगर आप सिंपल बिना फॉर्मूले के वहाँ पे 7 लिख देते तो वो हमेशा 7 ही रहता, वो चेंज नहीं होता। चाहे उन दोनों नंबर्स में हम कितना भी चेंज कर लें, पर वो 7 आपका चेंज नहीं होता अगर हम उसको बिना फॉर्मूले के लिखते। तो फॉर्मूला लगाने का मेन बेनिफिट आपका ये होता है एक्सेल में। ठीक है, कि अगर कल को आप डेटा चेंज भी करो, जिस डेटा को हमने प्लस या माइनस किया उस डेटा को आप चेंज भी करो, तो आपका आंसर करेक्ट रहे, आंसर फ्लक्चुएट ना करे। ठीक है, ये जो सम का फंक्शन है, ये सब बच्चों को समझ में आ गया, इसको मिटा देता मैंने। ठीक है,
अगर किसी यहाँ पे कोई डाउट है तो ये पूछ लो, फिर मैं राम का टोटल निकालूंगा यहाँ पे कि राम ने टोटल कितने मार्क्स स्कोर करे हैं। चलिए अच्छी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे। हमें क्या करना है, इसके राम के जो सारे मार्क्स हैं इन सब मार्क्स को हमें टोटल करना है। तो यहाँ पे हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल SUM ब्रैकेट ओपन। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी तो हमने नंबर 1 2 सेलेक्ट करे थे। दूसरा तरीका होता है आपका कि आप सारे नंबर्स को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो। हाँ, बहुत बढ़िया करुणा कुमारी, ठीक है, नो डाउट, अच्छी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक एक नंबर को सिलेक्ट करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, हम सारे नंबर्स को, अगर वो नंबर हमारे सीरीज में है तो हम उनको एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखो, माउस से हमने सिलेक्ट करा 80 पे और लेफ्ट क्लिक के साथ हम उसको ड्रैग करेंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम उसको ड्रैग करते हुए लाएंगे हिस्ट्री तक। ठीक है, तो हिस्ट्री तक का हमें टोटल करना था। तो देखो अब हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, E9 से लेके I9 तक ये आपके सेल रेफरेंसेस आ गए। ठीक है, इनको बोला जाता है सेल रेफरेंसेस, यानी कि इक्वल SUM ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने जो सिलेक्शन लिया है वो कहाँ से लिया है, E9 से लेके I9 तक। E9 पे आपका इंग्लिश स्टार्ट है और I9 पे आपका हिस्ट्री खत्म है। तो हमें बस यही सब्जेक्ट लेने थे, तो हमने अपना जो सेल रेफरेंस है बिल्कुल ठीक लिया है, और इसको हम ब्रैकेट बंद कर देंगे यहाँ से। और जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें हमारा टोटल शो हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, टोटल शो होगा हमें यहाँ से इजीली, इस तरह से हम इसका टोटल निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम शाम का निकाल लेते हैं फटाफट से। ठीक है, सेम आपको यहाँ पे फंक्शन लगाना है, इक्वल SUM ब्रैकेट ओपन। सारे सब्जेक्ट्स को हमने यहाँ से सिलेक्ट करा इस तरह से। ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस एंड हिस्ट्री, और ब्रैकेट कर दिया बंद। फंक्शन आपका सेम रहेगा, और इसको एंटर करोगे तो आपका इसका भी टोटल आ जाएगा आपके पास। हाँ, ठीक है, इस तरह से हम इसमें फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक बहुत बढ़िया जो टूल है आपका, नॉर्मल जो हमने अभी थ्योरी में पढ़ा था, फिल्टर का टूल। फिल्टर के टूल का हम किस तरह से यूज कर सकते हैं वो देखिए। अब जैसे हमने ये मार्कशीट बना ली, अब कोई स्टूडेंट हमारे पास आता है, वो कहता है कि सर मुझे मेरे मार्क्स दिखाइए कि मेरे मार्क्स कितने आए हैं। अब जैसे मान लो श्याम हमारे पास आता है, तो श्याम कहता है कि सर हम मुझे मेरे मार्क्स दिखाइए कि मुझे मार्क्स कितने आए। तो हम क्या करेंगे, ये पूरी शीट श्याम के सामने खोल के रख देंगे कि ये लो श्याम, आप अपने मार्क्स देख लो, आपके मार्क्स आए हैं 292। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो अपने मार्क्स तो देखेगा ही साथ में, वो साथ में राम के मार्क्स या जिसके भी मार्क्स साथ में उसके ऊपर नीचे जो भी नाम होंगे, वो उनके मार्क्स भी देख लेगा। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा नहीं करवाना है, आप चाहते हो कि हम सिर्फ जो बच्चा हमारे पास आता है हम सिर्फ उसी के मार्क्स उसको बच्चे को दिखाएं, ठीक है, तो आप यहाँ पे फिल्टर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो नेम वाला कॉलम है आपका, यहाँ पे हम फिल्टर लगा देंगे। फिल्टर का ऑप्शन आपको मिलता है होम मेन्यू के अंदर, यहाँ पे सेकंड लास्ट ऑप्शन है आपका शॉर्ट एंड फिल्टर। यहाँ पे नाम ही दे रखा है आपको, फिल्टर के नाम से ही करना है आपने, शॉर्ट एंड फिल्टर के नाम से दे रखा है। इस पर आप क्लिक करोगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू पे देखो आपको यहाँ पे फिल्टर के नाम से ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप फिल्टर पे क्लिक करोगे। ठीक है, पर आपका कर्सर वहाँ पे होना चाहिए नेम वाले कॉलम पे। ठीक है, कर्सर बहुत मैटर करता है कि कर्सर आपका कहाँ है, कहीं कर्सर किसी दूसरे कॉलम पे हो तो वहाँ पे आपका फिल्टर लग जाएगा। तो यहाँ पे हमने फिल्टर लगा दिया इस तरह से, ये देखो, ये पूरी रो के ऊपर आपके बॉक्सेस बन गए छोटे छोटे। ठीक है, तो इन बॉक्सेस पे जैसे आप क्लिक करोगे इस तरह से, ये देखो, इन बॉक्सेस पे क्लिक कर दिया, आपके क्या आ जाएंगे, जितने भी नीचे लिस्ट में नाम है वो सारे नाम आपको यहाँ शो होने लग जाएंगे। ठीक है, और जो भी नाम आपको सारे शो हो रहे हैं, इन सारे नामों पे आपको टिक दिखाई देगा। अब इस टिक का मतलब है कि जिससे आप टिक हट जिस नाम से आप टिक हटा दोगे वो नाम आपको लिस्ट में शो नहीं होगा, और जिस नाम पे आप टिक लगा दोगे वो नाम आपको सिर्फ शो होगा। तो अब जैसे मैंने क्या करा, सिर्फ श्याम के नाम, श्याम जो स्टूडेंट था सिर्फ उसके नाम के ऊपर मैंने टिक लगा दिया, और यहाँ से जैसे आप इसको ओके करोगे तो आपकी पूरी शीट हाइड हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप ओके करोगे तो आपकी पूरी शीट हाइड हो जाएगी, सिर्फ वही नाम आपको शो होगा जिस नाम के ऊपर आपने फिल्टर लगाया था, जिस नाम के ऊपर आपने टिक करा था। ठीक है, तो ये एक बहुत एडवांस टूल है MS ऑफिस का, फिल्टर बोलते हैं इसको। ठीक है, फिल्टर टूल की मदद से आप कितना ही बड़ा डेटा आप उसको इजीली फिल्टर कर सकते हो। जैसे 100 बच्चों का भी डेटा है, ठीक है, या फिर 100 एम्प्लॉइज, जैसे आप सैलरी शीट बना रहे हो, ठीक है, सैलरी शीट बनती है
कि ये लो जी अपनी सैलरी देख लो, तो अपनी सैलरी भी देखेगा और दूसरे एम्प्लॉयज की सैलरी भी देख लेगा। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम फिल्टर का यूज़ करते हैं। फिल्टर की मदद से हम जब वो कोई भी एम्प्लॉय हमारे पास आएगा, कोई भी स्टूडेंट हमारे पास आएगा, तो हम फिल्टर सिर्फ उसी के नाम का फिल्टर लगाएंगे और उसको हम सिर्फ वही चीज़ शो करवाएंगे जो हम करवाना चाहते हैं। ठीक है, आप शीट को वापस से पहला जैसा करना है, सेम आप इस पर टिक करोगे फिल्टर वाले में ऑप्शन पे, और यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर दोगे। सिलेक्ट ऑल करते सब पे टिक हो जाएगा, ओके करोगे और आपकी शीट वापस से पहले जैसी हो जाएगी। ठीक है, ये आपके फ़िल्टर के ऑप्शन है, काफ़ी सारे ऑप्शंस और भी होते हैं इसमें। ठीक है, ये फ़िल्टर का ऑप्शन आपका एक एडवांस ऑप्शन माना जाता है। ठीक है, अब देखिए अब आते हैं आपके इंसर्ट वाले सेक्शन पे। इंसर्ट वाले सेक्शन में देखो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं सेम। जैसे पिक्चर्स ले सकते हो आप, टेबल ले सकते हो, टेबल तो आपके पास वैसे भी नीचे आपको टेबल ही दे रखा है टेबल की फॉर्म में, पर फिर भी अगर आप टेबल ऐड ऑन करना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हो। पिक्चर ऐड कर सकते हो, क्लिप आर्ट ऐड कर सकते हो। ठीक है, पिक्चर पे बस आपको करना सिंपल क्लिक करना है और आपकी पिक्चर यहाँ से ओपन हो जाएगी जहाँ पे भी आपकी पिक्चर हो। एक ठीक है, इस तरह से। और आप इसको इजीली ड्रैग भी कर सकते हो, साइज भी इसका छोटा बड़ा कर सकते हो और इसको जहाँ पे आप रखना चाहो वहाँ पे रख सकते हो। इस तरह से। ठीक है, तो आप पिक्चर्स वगैरह को ले सकते हो। सेम इस पे भी आप किसी पिक्चर पे क्लिक करोगे तो सेम आपको फॉर्मेट मेन्यू यहाँ पे भी मिल जाती है। ठीक है, सेम आपके ऑप्शन मिलते हैं फॉर्मेट मेन्यू के अंदर कि आप पिक्चर का जो स्टाइल है उसको चेंज कर सकते हो। इस तरह से इतने सारे स्टाइल्स मिलते हैं आपको यहाँ से। ठीक है, तो पिक्चर का स्टाइल आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मेट मेन्यू में आपको सेम ऑप्शन मिल जाते हैं। और इंसर्ट आपको क्या देखने को मिलता है, ठीक है, क्लिप आर्ट्स हैं, क्लिप आर्ट्स को ऐड कर सकते हो। शेप्स हैं आपके पास काफ़ी सारी। ठीक है, उन शेप्स को आप ऐड ऑन कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में। ठीक है, एक्सेल में अगर आप करना चाहते हो तो उन शेप्स को भी आप ऐड कर सकते हो। ओके, ठीक है, स्मार्ट आर्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं चार्ट्स के और ग्राफिक्स के। ठीक है, ये आप अपने डॉक्यूमेंट में चार्ट्स वगैरह को भी इजीली ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे चार्ट को ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कॉलम वाले चार्ट पे गया और मैंने 3D वाले जो ऑप्शन है इसमें मैंने टिक कर दिया। 3D कॉलम का मैं जो ग्राफ है वो लेना चाहता हूँ, मैंने इसको क्लिक करा इस तरह से। तो ये देखिए, बिना किसी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करे हुए मेरा जो चार्ट है वो ऑटोमेटिक जनरेट हो गए देखो। ठीक है, मैंने कुछ ज़्यादा काम नहीं करा, मैंने सिर्फ चार्ट पे क्लिक करा और जो टेबल था वो मेरा ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से। अब देखो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ब्लू वाला राम है, रेड वाला श्याम है। ठीक है, ग्रीन वाला मोहन है। तो राम के मोहन, राम के इंग्लिश में कितने आए हैं, हिंदी में कितने आए हैं, मैथ में कितने आए हैं, इस तरह से इन सब पर शो हो रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा करना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, अगर आप चाहते हो इसको और भी काफ़ी सारे तरीके होते हैं, जैसे इसमें रोल नंबर भी आ रहा है, आपके नीचे सिर्फ सब्जेक्ट आना चाहिए था, रोल नंबर नहीं आना चाहिए। तो रोल नंबर भी आ रहा है इसमें, तो रोल नंबर की थोड़ी मिस्टेक है, रोल नंबर आना नहीं चाहिए था और ना ही टोटल आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स के नाम आने चाहिए थे और सब्जेक्ट्स के टोटल आने चाहिए। तो आप इसको मैनेज भी कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी सारे टूल्स होते हैं इसके अंदर भी कि आप अपने अकॉर्डिंग क्या क्या। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी बड़े डेटा को, या तो चलो हमारा 2 स्टूडेंट 3 स्टूडेंट का डेटा था, इसको हम इजीली चार्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कितने ही बड़े से बड़ा डेटा आप उसको इजीली किसी भी तरह के चार्ट में यूज कर सकते हो।
जैसे इस वाले चार्ट को हटाना था, आपने चार्ट को सेलेक्ट करके सिंपल डिलीट प्रेस करा तो आपका चार्ट हट जाएगा। पाई चार्ट बनाना है आपको अपने डेटा के ऊपर, तो पाई चार्ट भी आप इजीली बना सकते हो। किसी भी तरह के चार्ट पे अप्लाई करो और ये आपका पाई चार्ट भी इजीली जनरेट हो जाएगा एक बार में। ठीक है, इस तरह से। ओके, ठीक है, देखो इसमें भी आपको वर्ड आर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे वर्ड आर्ट का यूज कर सकते हो। अगर आप कोई डिजाइन में कोई हेडिंग शो करवाना चाहते हो, डिजाइन में कोई वर्ड शो करवाना चाहते हो, तो वर्ड आर्ट के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ओके, तो वर्ड आर्ट में से आप जैसे यहाँ पे मैं ऊपर हेडिंग शो करवाना चाहता हूँ मार्कशीट के नाम से। ठीक है, यहाँ पे तो मैं यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखना शुरू करूँगा। यहाँ पे क्लिक करा एडिट करने के लिए, यहाँ मैंने लिखना है, पहले इसको हटा देता हूँ। इस तरह से इसको पूरा मैंने मिटा दिया। ठीक है, ये और टेक्स्ट है को, और यहाँ पे अब मैं अपना टेक्स्ट लिखूंगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे मार्कशीट, इस तरह से। हाँ, ठीक है, तो ये आपकी हेडिंग भी तैयार हो गई, आपने पिक्चर्स भी ऐड कर ली। ठीक है, अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है अभी। ठीक है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो समझ ना आई हो। ठीक है, फॉर्मूला तो भी हमने एक ही यूज़ करा है फंक्शन का टोटल करने के लिए। ठीक है, और भी काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं एक्सेल में। मेनली काम आपका जो एक्सेल में होता है वो फॉर्मूलेस का ही होता है, कि एक्सेल में आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। फॉर्मूला जितने भी आप यूज़ करते हो सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आप उनको इजीली यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो फॉर्मूला इसमें काफ़ी सारे आगे आपके आते हैं। ठीक है, अब ये सिर्फ एक ही यूज़ किया है हमने, सम का। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी को बच्चे को डाउट है, ठीक है, कुछ पूछना है, तो वो क्वेश्चन पैनल में लिख के पूछ सकता है। हाँ, इमेज के ऊपर कोई टैग ना कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए इमेज के ऊपर आप टेक्स्ट नहीं लिख सकते, मगर एक ऑप्शन है आपका। सृष्टि पिक्चर के ऊपर हम डायरेक्टली टेक्स्ट को ऐड नहीं कर सकते, मगर एक तरीका है कि आप शेप लेके पिक्चर के ऊपर ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्स ले लोगे, तो टेक्स्ट बॉक्स को आप क्या करोगे, इस शेप के ऊपर लिख दोगे यहाँ पे, और फिर इसके ऊपर आप ऐसे, इस तरह से। तो डायरेक्टली आप पिक्चर के ऊपर नहीं लिख सकते, बॉक्स को ऐड कर सकते, टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कर फॉर्मेट पे जाके जो टेक्स्ट आउटलाइन होगी, कलर होगा, शेप को आप फिल कर दोगे सेम कलर के साथ, या फिर यहाँ पे नो फिल कर दोगे, तो आपका इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए, तो अब आपको एक तरह से ऐसा फील आएगा कि आपने पिक्चर के ऊपर ही लिख रखा है। ठीक है, मगर आप डायरेक्टली पिक्चर के ऊपर नहीं लिख सकते, पिक्चर के ऊपर आपको टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा। और ये रिया प्रजापति क्या पूछ रही है, पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए रिया कुछ नहीं करना, आपको इंसर्ट मेन्यू पे जाना है, पिक्चर पे आपने क्लिक करना है, और आपकी पिक्चर जहाँ पे सेट जहाँ पे स्टोर हो रखी है वहाँ से आप उसको इजीली इंसर्ट कर सकते हो। मुस्कान ने पूछा है फॉर्मूले कहाँ से देख सकते हैं।
फॉर्मूले वैसे तो मुस्कान गूगल पे मिल जाता है सब कुछ, फॉर्मूले आपको गूगल से इजीली मिल जाएंगे, पर उनको इस्तेमाल किस तरह से करना है वो आपको एक डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। फॉर्मूले तो आपको कहीं से मिल जाएंगे, पर किस फॉर्मूले का क्या यूज है, उसको किस तरह से यूज करना है, वो आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। ठीक है। ओके, अब आपको एम एस एक्सेल का क्या इस्तेमाल है, क्या यूज है। ठीक है। आज के बिजनेस पर्पज के लिए नॉर्मली जॉब ओरिएंटेशन की आपकी वर्कशॉप चल रही है, तो एम एस एक्सेल का क्या क्या इस्तेमाल होता है, नॉर्मली क्या क्या यूज होता है, तो ये आपको अमन सर बता देंगे अभी। अमन सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं वहां से। और जारी मेरी। हेलो अमन सर, बता दीजिए इनको किस तरह से एम एस एक्सेल का यूज स्टूडेंट, होता है। आई होप आप लोग को वर्कशॉप आपके हेलो, आई होप आप हाँ लोग जी, को हाँ जी, आज की बोलिए सर, बोलिए। वर्कशॉप जो है समझ में आ गई होगी कि एक्सेल क्या है। क्या हुआ सर? प्रॉपर आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर, प्रॉपर आ रही है, बोलिए। आई होप आप आज आप लोग को वर्कशॉप समझ में आ गई हो कि एक्सेल क्या होता है, आपने कल किया हुआ था। ठीक है, आज आइए हम लोग बात करते हैं कि एक्सेल का हम लोग अपने रियल लाइफ में यूज कैसे कर सकते हैं, और इसके क्या 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 जो है जॉब पर्सपेक्टिव्स क्या क्या है। पहले चीज तो जो है एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को कि जितनी भी डाटा एंट्री होती है किसी भी बड़े से बड़ी कंपनी में, छोटी छोटी कंपनी में, वो एक्सेल के थ्रू ही होती है। एक्सेल दिखने में भी आपको एकदम बिल्कुल सिंपल सा लग रहा है, जब इसको आप पढ़ोगे तो काफी जो है एडवांस टॉपिक है एक्सेल। लोग यहाँ पे पता है एक्सेल जो है पर्टिकुलर लोग सीखने आते हैं कि मुझे एक्सेल सीखना है। अगर आपने केवल एम एस वर्ड नहीं सीखा हुआ, आपने अगर एम एस पावर पॉइंट नहीं सीखा, अगर आपने केवल एक्सेल सीखा हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सेल सीखते हुए आपको 15 से लेकर 20,000 लेकर 25,000 तक की आपको जॉब मिल सकती है। अब इसको रियल लाइफ में कैसे, जैसे मान लेते हैं कि एक बड़ी सी कंपनी है, एक बड़ी सी कंपनी में जो इन्वेंट्री होता है, इन्वेंट्री बिल बनाने की, इन्वेंट्री मतलब क्या होता है, कंपनी में क्या क्या सामान आ रहा है, क्या क्या सामान नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल तौर पर जैसे कि जो मेडिसिन कंपनियां होती हैं, मेडिसिन कंपनियों में क्या हुआ कि कितनी मेडिसिन आई, कितनी मेडिसिन बाहर की, कितनी मेडिसिन सोल्ड हुई, वो सारा का सारा काम कहाँ पे होता है, एक्सेल पे होता है। तो ऐसे ही जो है ये देखने में छोटी सी जो है स्किल है, पर ये आपको जो है एज अ जॉब ओरिएंटेड आपको काफी ज्यादा मदद कर सकती है जॉब दिलाने में। तो वहां पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं एक्सेल का। एंड देन उसके बाद कॉलेज हो गया। कॉलेज में क्या होता है, कॉलेज में लिस्ट बनती है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट आए हैं, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट हुए हैं, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट का सर्टिफिकेट इशूज हुआ है। तो ऐसे भी वहां पर भी जो एक्सेल सीट पे जो है उनका डाटा जो है स्टोर किया जाता है। तो वहां पर भी क्या कहते हैं, जिस जिन लोगों ने एक्सेल सीखा हुआ है उन्हीं लोग को जो है जॉब मिलती है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट यूज हैं एक्सेल के। दिखने में बहुत छोटा सा स्किल है, पर आपको जो है अगर आप इसको एक्सेल जो है आप बेसिक सीखते हैं और एडवांस सीखते हैं तो आपको काफी काफी मदद मिलेगी जॉब लेने में। अब हम लोग का जो कल का टॉपिक है एमएस पावर पॉइंट, उसका भी जो है इंडिविजुअल स्कोप है। जब आप कल का वर्कशॉप हो जाएगा पावर पॉइंट की, जो है पावर पॉइंट कहाँ पे यूज है, कहाँ पे यूज नहीं है, अगर किसी को कोई डाउट है तो अपना हैंड से क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं जवाब दे सकता हूँ कि कैसे आप इस टेक्नोलॉजी को और अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। या फिर किसी को कोई दिक्कत हो रही है क्लास 12 के बाद क्या चूज है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, तो आप हैंड से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग।
सर किसी कोई क्वेश्चन है? नहीं, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है सर, सब बच्चों को क्लियर है सब कुछ। ठीक है, फिर आज का यहाँ पे वर्कशॉप एंड करते हैं। ठीक है, और कल के जो है कल का वर्कशॉप आप लोग जो है बिल्कुल छोड़िएगा नहीं। जो है MS पावर पॉइंट है, उसका भी एक इंडिविजुअल स्कोप है। ठीक है, तो कल की वर्कशॉप आप लोग अटेंड करिए, देन उसके बाद कल उसका मैं यूटिलाइज बताऊंगा, यूटिलाइज कहाँ पे क्या होता है। हाँ ठीक है सर, ओके। आप एंड। हाँ, रिया प्रजापति, अभी तक पिक्चर इंसर्ट करना समझ नहीं आया आपको? सिंपल इंसर्ट मेन्यू पे जाना है आपने। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ एक बार और। ठीक है, इंसर्ट मेन्यू पे आपको पिक्चर का ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, आपको उस पिक्चर के ऑप्शन पे क्लिक करना है यहाँ से, और आपके कंप्यूटर में जहाँ पे पिक्चर है वहाँ से आप अपनी डायरेक्टरी ओपन कर लीजिए। ठीक है, जैसे मेरे से सिंपल पिक्चर सिर्फ इतनी पिक्चर है मेरे कंप्यूटर में, तो मुझे यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, जैसे मैंने फ्लावर्स वाली लेनी है, सिंपल इसको सिलेक्ट करा मैंने फ्लावर्स वाली को, और यहाँ से इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट कर दी, आपके डॉक्यूमेंट में आ जाएगी इस तरह से। तो पिक्चर से इंसर्ट करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है इसमें। ठीक है, पिक्चर तो आप किसी भी डॉक्यूमेंट में इजीली कर सकते हैं इंसर्ट। ओके, क्लियर है अब रिया? हाँ ओके सर। ओके रिया। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स, क्लास फिनिश करते हैं फिर। और कल आपका टॉपिक है जो क्लास का, वो पावर पॉइंट है, जिसमें हम प्रेजेंटेशन वगैरह किस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार करना है, फिर उसके किस तरह से उसको शो करना है। ठीक है, वो सारा कुछ सीखेंगे। हाँ ओके अपनी, गुड बाय।